तो दोस्तों ये हमारी पहला लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि पहले हम डार्क रूम के बारे में, डार्क रूम के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग। डार्क रूम का हम लोग पहले करेंगे लेक्चर, जो बेसिक लेक्चर है कि डार्क रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे दरवाजे होने चाहिए, कैसा वेंटिलेशन होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, लोडिंग बेंच, प्रोसेसिंग टैंक, ये सारी चीज़ें, एसिड, बेस, डेवलपर, फिक्सर, ये सारी चीज़ें। और पहले तो 20 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कम से कम 20 MCQ हम लोग लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेहनत लगी है तो अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर करके हमें थोड़ा सा ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है डार्क रूम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है डार्क रूम। तो दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी नर्सिंग होम, किसी भी मेडिकल संस्था के लिए उसके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डार्क रूम एक अहम भूमिका अदा करता है। तो डार्क रूम से रिलेटेड हम पहला पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आरडी लिख लेते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को हम लोग लिख लेते हैं आरडी। गाइज, डार्क रूम के नाम से आप लोग को लगेगा कि डार्क रूम मतलब पूरा डार्क। तो ज़रूरी नहीं है कि डार्क रूम हमेशा पूरा का पूरा डार्क हो। तो दूसरी पॉइंट आप ये याद कर सकते हैं, कंप्लीट डार्कनेस, कि पूरा अंधकार ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। कंप्लीट डार्कनेस इज़ नॉट नेसेसरी। डार्क रूम का एक और नाम है गाइज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग रूम। प्रोसेसिंग रूम के इसको क्यों बोलते हैं? यही वो रूम है जहाँ पे एक्सरे की फिल्म्स को प्रोसेस करके, दरअसल जब एक्सरे पे एक्सपोज किया जाता है, एक्सरे एक्सपोज किया जाता है किसी पेशेंट पे, तो जो फिल्म पे इमेज बनती है वो बनती है लैटेंट इमेज। लैटेंट इमेज बनती है जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसी को प्रोसेस करके हम लोग विजुअल इमेज में उसे कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इस रूम का नाम ही है प्रोसेसिंग रूम। विजुअल इमेज में सॉरी विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि डार्क रूम बनाना कहाँ पे चाहिए, किस जगह पे डार्क रूम बनना चाहिए। तो डार्क रूम के लोकेशन पे आते हैं कि किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डार्क रूम कहाँ बनना चाहिए। तो डार्क रूम की लोकेशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो भी आपकी रेडियोग्राफी रूम है, जहाँ भी एक्सरे हो रहे हैं, उससे जितना नज़दीक आप बना सकते हैं उतना नज़दीक बनाइए। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि क्लोज टू द एक्सरे रूम या फिर रेडियोग्राफिक रूम। एक्सरे, जहाँ पे एक्सरे होता है उसी को बोलते हैं रेडियोग्राफिक रूम। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेडियोग्राफिक रूम। अगर मान लीजिए एक जगह से, एक किसी डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, 2-4 मशीनें लगी हुई हैं, 2-4 रूम में एक्सरे हो रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि उन सब के बीच में, जैसे एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है, तो डार्क रूम अगर बनाया जाए तो इनके बीच में बनाया जाए, इनके बीच में बनाया जाए डार्क रूम। और डार्क रूम कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे सीलन हो, वहाँ भी डार्क रूम कभी नहीं बनाना चाहिए। स्पेशली बेसमेंट में नहीं बनता डार्क रूम, क्योंकि वहाँ सीलन वगैरह होगी तो दिक्कतें आएंगे। अब आते हैं हम लोग डार्क रूम के साइज पे कि डार्क रूम कितना बड़ा होना चाहिए। साइज, डार्क रूम का साइज कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जो उसका फ्लोर होता है, जो उसकी फर्श होती है, फ्लोर का जो स्पेस होगा वो आपकी होनी चाहिए 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, मीटर की नहीं, याद रखिएगा। और जो उसकी हाइट होती है, जो छत की हाइट होगी, वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 10 फीट। और ये बड़ा छोटा भी हो सकता है ज़रूरत के अनुसार, लेकिन आइडियल सिचुएशन में, आइडियल मतलब कि एक औसतन, एक परफेक्ट अगर आपको चाहिए तो इतना होना चाहिए।
आइडियल सिचुएशन की ये बात है। अब डार्क रूम में कुछ इंस्टॉलेशन भी होती है, वो किस प्रकार से होगी इंस्टॉलेशन, क्या किस किस चीज़ की इंस्टॉलेशन होगी। तो पहले तो आपके पास डार्क रूम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ठीक। एक हिस्से में आप रखेंगे लोडिंग बेंच, जहाँ पे कैसेट लोड और अनलोड होंगे, और दूसरे हिस्से में आप रखेंगे आपका प्रोसेसिंग टैंक। प्रोसेसिंग टैंक आप नाम से ही समझ गए होंगे, टैंक है जहाँ पे आपके डेवलपर फिक्सर होंगे, जहाँ पे आप एक्सरे को डेवलप करेंगे। लोडिंग बेंच पे जितने भी ड्राई काम होते हैं, ठीक है, जितने भी सूखे काम होते हैं, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे सूखा ही रहेगा, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे पूरा वेट साइड। तो हम जब भी डार्क रूम बनाते हैं तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ड्राई साइड और वेट साइड में अच्छा खासा डिस्टेंस हो, अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँ। तो करते क्या है कि दोनों को आमने सामने की दीवारों पे बनाते हैं। अगर कमरे के एक तरफ आपका लोडिंग बेंच है तो दूसरी तरफ आपका प्रोसेसिंग टैंक होगा, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ द डार्क रूम, और इसको बोलते हैं वेट साइड ऑफ द डार्क रूम। ये हो गया। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रोसेसिंग टैंक में सॉल्यूशंस यूज होते हैं, उनको जो बनाया जाता है, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, कभी भी उनको स्टोर डार्क रूम में नहीं किया जाता है। नेवर स्टोर आउटसाइड ऑफ द डार्क रूम। डार्क रूम के बाहर ही उसको स्टोर किया जाता है। और साथ ही साथ जब उनको प्रिपेयर किया जाता है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं वो भी डार्क रूम से बाहर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। डार्क रूम के अंदर नहीं कि आप भैया बैठ के सॉल्यूशन घोलने लगे, डेवलपर फिक्सर बैठ के बाल्टी में बनाने लगे, तो वो भी बाहर ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं बिल्डिंग इसेंशियल पे, कि जब भी डार्क रूम का निर्माण होगा तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं डार्क रूम के निर्माण के समय। तो पहली चीज़ है आपको सुरक्षा। तो सुरक्षा किससे चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए आपको रेडिएशन से, क्योंकि अगल बगल में एक्सरे परफॉर्म हो रहे हैं। वो जो रेडिएशन, एक्सरे की रेडिएशन, वो अगर डार्क रूम में आएगी तो डार्क रूम में जो भी काम कर रहा है उसको भी नुकसान देगी। साथ में जो एक्सरे फिल्म्स हैं उनकी फॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहली चीज़, हमें अच्छी खासी प्रोटेक्शन होनी चाहिए रेडिएशन से। उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग लेड यूज कर सकते हैं। तो जो लेड हम यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? दीवार में हम लोग 1.5 मिलीमीटर की लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई ऐसा चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि 1.5 मिलीमीटर के लेड के बराबर की रेडिएशन रोक पाए, यानी कि इक्विवेलेंट इसके बराबर। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा मटेरियल हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कम से कम 100 किलोवाट की रेडिएशन को रोक पाए, इससे नीचे का नहीं चलेगा। पहले ये हो गई आपकी दीवारों की बात। फिर अब आते हैं फर्श पे। जो फर्श होगा वो कैसा होगा? फर्श बनाते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि जब फर्श बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो कि ड्यूरेबल हो, यानी कि लंबे समय तक चले, सालों साल चले, हर 2 महीने पे फर्श ना बदलवानी पड़े, आसानी से साफ़ हो जाए, स्लिपरी ना हो, यानी कि ज़्यादा स्लिप ना करे, और दाग धब्बों से, क्या बोलते हैं, दाग धब्बों का निशान पड़े ना उस पर ज़्यादा, केमिकल से रिएक्ट ना करे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो फर्श से रिलेटेड है कि उनमें वो किस चीज़ का बना होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो शायद पढ़ा होगा, सिरेमिक टाइल्स का बना होना चाहिए, या फिर जो दूसरा अल्टरनेटिव जो कि हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम में यूज़ किया जाता है, सिरेमिक टाइल्स की जगह पे नेचुरल क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी से बनता है ये चीज़ और फर्श में यूज होता है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्श की भी बात हो गई। अब आते हैं कि वॉल जो होती है, जो दीवार होती है, उसकी कवरिंग कैसे करेंगे, वो कैसा रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग वॉल पे। जो दीवार रहेगी उसकी कवरिंग कैसी होगी? तो वॉल की कवरिंग के लिए देखिए, जैसा कि नाम है डार्क रूम, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी दीवार डार्क ही हो या फिर कोई डार्क कलर हो, आप लाइट कलर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, डू नॉट हैव टू बी डार्क। जरूरी नहीं है कि आप उसको डार्क ही रखें,
ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद जब भी हम लोग डार्क रूम का निर्माण करते हैं तो दीवारों का जब उसका कलर कराते हैं तो ऐसा कलर कराते हैं कि जिससे जो सेफ़ एल्यूमिनेशन है, जो सेफ़ लाइट, आप जो भी सेफ़ लाइट यूज़ कर रहे हैं, आप रेड यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर जगह पे रेड सेफ़ लाइट यूज़ होती है। ठीक, अगर आप रेड सेफ़ लाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो रेड सेफ़ लाइट डार्क रूम में कोई ऐसा कलर कराना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो पाए, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दे पाए। तो सिंपल सा आप ये याद रख सकते हैं, जज्ड अंडर, जो दीवार होगी उसको किस हिसाब से जज करेंगे, कैसा कलर कराएं, जज्ड अंडर सेफ एल्यूमिनेशन, या फिर आप सेफ लाइट भी बोल सकते हैं, सेफ इल्यूमिनेशन। वो किस प्रकार का है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। फिर आते हैं कैसा पेंट होगा, या फिर जो लेयर चढ़ाई जाएगी दीवार पे वो कैसी होगी। तो स्पेशल पेंट से कवर किया जाता है दीवारों को। अगर पेंट नहीं यूज कर रहे हैं तो वार्निश यूज कर लेंगे। वार्निश आप लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बता देंगे। और अगर ये दोनों नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप दीवारों पे भी सिरेमिक टाइल्स यूज कर सकते हैं, जो कि आपने फर्श में यूज किया था, दीवारों पे भी ये चीज़ यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, दीवार बन गई, फर्श बन गई, अब वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का बहाव होना चाहिए, हवा अंदर आना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए, डार्क रूम के वेंटिलेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो एक इकलौती चीज़ है, क्या, एयर कंडीशनर, यानी कि एसी। खिड़कियां नहीं बनाई जा सकती क्योंकि खिड़कियों के लिए दीवारों को तोड़ना पड़ता है और खिड़कियां कभी भी फुल लाइट प्रूफ नहीं हो सकती। तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो है हमारे पास वेंटिलेशन के लिए वो है एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी लगा दीजिए, बढ़िया मस्त चलेगा। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो बढ़िया से, जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है पूरे डार्क रूम में वो बढ़िया से इंसुलेटेड होनी चाहिए। और जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका पानी का नल हो गया या फिर और भी चीज़ें हैं, अगर वो उसमें करंट नहीं जा रहा है तो उनकी अर्थिंग हमेशा हुई होनी चाहिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसेंशियल टू, इसेंशियल मतलब जरूरी, इसेंशियल टू अर्थ, या फिर अर्थिंग लिख सकते हैं, अर्थिंग ऑल एक्सपोज्ड, यानी कि जो चीज़ हम छूते हैं, एक्सपोज्ड एंड नॉन करंट कैरिंग, जिसमें करंट नहीं जा रही। जैसे हमें पता है कि पानी के पाइप में करंट नहीं जा रही लेकिन वो लोहे का है। ठीक, अब अगर किसी वजह से उसमें तार टच हो गया, किसी वजह से वायरिंग लूज हुई तो उसमें करंट आ जाएगा, फिर हमें लगने की हम तार नहीं छुएंगे क्योंकि हमें पता है कि तार में करंट आ रहा है तो हम तार नहीं छुएंगे। लेकिन जो चीज़ में पता है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा, इसमें करंट नहीं आ रही, वो उसके छूने के चांसेस रहेंगे, तो उसको हमें पहले से ही अर्थिंग करके रखना पड़ेगा। तो क्या लिख लिया हम लोगों ने, एसेंशियल टू अर्थिंग ऑल एक्सपोज्ड एंड नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ऑब्जेक्ट। अर्थिंग भी हो गई। अर्थिंग के बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि डार्क रूम में बनना ही बनना होता है, जो कि डार्क रूम के कंस्ट्रक्शन के टाइम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी टाइम इसे बनाया जाता है, वो होता है पास बॉक्स। ठीक है, पास बॉक्स आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी हमारे एक्सरे के भाई हैं सभी लोग जानते होंगे। ये हमेशा कहाँ पे ये बनाया जाता है, डार्क रूम में किस जगह पे बनाया जाता है, तो जहाँ पे फिल्म लोड किया जाता है कैसेट में या फिर अनलोड किया जाता है वहीं पे इसको बनाया जाता है। तो नियर द फिल्म लोडिंग बेंच या फिर अनलोडिंग बेंच भी बोल सकते हैं आप। ठीक, ये दो हिस्सों में बटा होता है। जो पास बॉक्स होता है, मैं बताना चाहूँगा, पास बॉक्स दो हिस्सों में बटा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पास बॉक्स है, तो इसमें एक हिस्सा रहेगा जिसमें हम एक्सपोज्ड कैसेट रखेंगे, एक हिस्सा रहेगा जिसमें अनएक्सपोज्ड कैसेट रखेंगे। ठीक, समझ गए। दूसरी चीज़, इसमें दरवाजे जो लगे रहते हैं, जो इसके कवरिंग्स होती हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कवरिंग्स, कि अगर आप
एक तरफ का खोले हैं, ठीक। इसका काम क्या है, मैं आपको पहले काम बता दूं। एक्सरे रूम से कैसेट को, जो कैसेट्स होती हैं एक्सरे कैसेट्स जिसमें फिल्म होते हैं, उनको आपको डार्क रूम में पहुंचाना है। तो एक्सरे किया और उधर एक्सरे के तरफ का पास बॉक्स का दरवाज़ा खोला और कैसेट यहाँ पे रख दी, ये एक्सपोज्ड कैसेट है। फिर जब वो बंद करेंगे उधर से, उसके बाद ही हम डार्क रूम से खोल पाएंगे। तो फिर हमने डार्क रूम से खोला और वो अनएक्सपोज्ड वाली निकाली और अनएक्सपोज्ड वाली रख दी, ठीक। ये सीन होता है कुछ इसका। अब इसके साथ साथ हम लोग आ जाते हैं एंट्रेंस पे। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा कि दरवाजे किस प्रकार से बनने चाहिए। दरवाजे बहुत तरीके के डार्क रूम में यूज हुए हैं आज तक, जैसे कि आपका पहला तो सबसे सिंपल सिंगल डोर। तो पहला आपका है सिंगल डोर। सिंगल डोर जब भी एंट्रेंस यूज किया जाएगा, सिंगल डोर दरवाज़ा जब भी यूज किया जाएगा, तो ऐसा दरवाज़ा यूज किया जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, आसानी से खुले ना, और उसके अंदर से एक लॉक होना चाहिए कि आप डार्क रूम के अंदर आके उसे लॉक कर लें कि जब भी प्रोसेसिंग चल रही हो तो कोई उस दरवाजे को खोले ना। दूसरा अल्टरनेटिव होता है आपका कि ये रहा आपका डार्क रूम, यहाँ से आपको घुसना है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको दरवाज़ा लगाना है, तो इसके आगे एक छोटा सा हॉल बना दीजिए और हॉल में एक दरवाज़ा यहाँ लगा दीजिए। अब होगा कुछ क्या ऐसा सिस्टम, ये इंटरलॉकिंग दरवाजे होते हैं कि जब आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो फिर उसके बाद आप अंदर आएंगे, और जब तक आप इस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे वापस से, तब तक आपका ये जो मेन डार्क रूम का दरवाज़ा है ये नहीं खुलेगा। तो पहले एक खोल के अंदर आ जाइए, फिर उसको बंद करिए, फिर उसके बाद दूसरा खुलेगा, तब आप डार्क रूम में जा पाएंगे। तो इससे भी लाइट डार्क रूम के अंदर नहीं जा पाती है। एक तीसरा तरीका भी है जो कि बहुत ही महंगा पड़ता था, प्रेजेंट टाइम में शायद ही किसी हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम में यूज हो रहा हो, जिसको बोलते थे मेज डोर। ये आपका डार्क रूम है, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है डार्क रूम में, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। तो कुछ रास्ता ऐसा बना देते थे कि यहाँ से आप आए, अब इससे जो लाइट होती थी, जो लाइट इसके माध्यम से आती भी थी, वो टकरा टकरा के यहीं पे फंसी रह जाती थी, इसके अंदर नहीं आ पाती थी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। प्रेजेंट टाइम में रेयरली ही आपको कहीं मिलेगा ऐसे दरवाजे यूज़ करने के लिए, ठीक। और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो डार्क रूम के लिए दरवाज़ा है वो है आपका रिवॉल्विंग डोर। ये गोल सा होता है और एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से बंद होता है। ये बनाने के में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी आप गूगल पे या क्रोम पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, रिवॉल्विंग डोर की इमेज देख सकते हैं। हालांकि मैं बगल में लगा दूंगा एडिट के टाइम पे रिवॉल्विंग डोर। ये सबसे सस्ता, सबसे सही, सबसे टिकाऊ और सबसे ज़्यादा लाइट प्रूफ दरवाज़ा प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में है। तो आज के टॉपिक्स इतने हैं। अब हम लोग कुछ MCQ लगाएंगे। उन MCQ को लगाने के बाद कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि कल नहीं, अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रोसेसिंग टैंक में जितने भी सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं, डेवलपर, फिक्सर, वाटर, उनकी pH वैल्यू क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन यूज होते हैं उनको बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और कुछ MCQ लगा लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ डार्क रूम इन अ रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट। तो किसी भी रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में किसी डार्क रूम की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए है टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी है टू डेवलप एंड प्रोसेस रेडियोग्राफिक फिल्म। ऑप्शन सी है टू कंडक्ट पेशेंट एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी है टू स्टोर रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर बी होने वाला है। कैसे? क्योंकि भाई डार्क रूम में हम डेवलप करते हैं और फिल्म को प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन डी जो है कि रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट में आपके एक्सरे ट्यूब, एक्सरे मशीन, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें आएंगी, जो कि नहीं होगा।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर अ डार्क रूम इन अ रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट। तो किसी भी रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में डार्क रूम के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? एम्पल लाइटिंग फॉर बेटर विजिबिलिटी, वाइट वॉल्स टू इनहेंस द एम्बियंस, रेड सेफ्टी लाइट फॉर फिल्म प्रोसेसिंग, विंडोज़ फॉर नेचुरल लाइट। देखिए बाकी दो ऑप्शन शुरू के आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, तीसरा ऑप्शन तो आप गारंटीड समझ गए होंगे कि हाँ यही होने वाला है कि डार्क रूम में हमेशा और हमेशा रेड सेफ्टी लाइट ही होनी चाहिए फिल्म प्रोसेसिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो गया सही। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग रेड सेफ्टी लाइट इन अ डार्क रूम। किसी भी डार्क रूम में हम लोग रेड सेफ्टी लाइट क्यों यूज़ करते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन बी में हमने सही लगाया कि रेड सेफ्टी लाइट यूज़ करनी है तो क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टू क्रिएट अ कामिंग इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट के लिए अच्छा माहौल हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टू एड इन रीडिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन फिल्म पे पेशेंट के इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ पाएँ आसानी से उसके लिए। ऑप्शन सी है टू प्रमोट बेटर विजिबिलिटी फॉर स्टाफ मेंबर्स को अच्छे से दिख पाए इसलिए। ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट लाइट सेंसिटिव फिल्म फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड। तो देखिए ऑप्शन बी भी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कि हमें फिल्म को बचाना है, हमें स्टाफ मेंबर को खुश नहीं करना है। हमें ये नहीं करना है कि हाँ स्टाफ मेंबर पेशेंट का इन्फॉर्मेशन पढ़ ले, हम डार्क रूम के बाहर ले जाकर कर लेंगे। पहले डार्क रूम में हमें एक्सरे फिल्म को डेवलप और प्रोसेस करना है, तो उसके लिए लाइट सेंसिटिव फिल्म एक्सपोज ना हो उससे हमें बचाने के लिए हम लोग रेड सेफ्टी लाइट यूज़ करते हैं, सेफ लाइट भी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि विच इक्विपमेंट इज टिपिकली फाउंड इन अ डार्क रूम ऑफ ए रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट। किसी रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट के डार्क रूम में कौन सी इक्विपमेंट पाई जाती है? पहला एक्सरे मशीन, जो कि बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि नहीं ये चीज़ तो पाई ही नहीं जाएगी। दूसरा अल्ट्रासाउंड स्कैनर, ये भी नहीं पाई जाएगी, वो अल्ट्रासाउंड रूम में पाई जाएगी। तीसरा है फिल्म प्रोसेसर, तो यही हो गया आपका सही आंसर, फिल्म को प्रोसेस करने वाली मशीन है। चौथा कंप्यूटर वर्क स्टेशन, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, वो बाहर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन हैंडलिंग फिल्म इन अ डार्क रूम। जब हम लोग फिल्म के साथ काम करते हैं तो फिल्म को कुछ दिक्कत ना हो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, वियर ग्लव्स टू अवॉइड स्मजिंग द फिल्म्स। बी ऑप्शन है एक्सपोज द फिल्म टू डायरेक्ट सनलाइट फॉर बेटर रिजल्ट। सीधा सूरज की रोशनी में ले जाकर फिल्म को रख दीजिए कि उस पर और अच्छा रिजल्ट आए। अब सोच लीजिए ऑप्शन क्या है। स्टैक द फिल्म इन एन ओपन कंटेनर फॉर इजी एक्सेस, तो ये भी आपको पता है कि नहीं होगा। हैंडल द फिल्म विद बेयर हैंड्स फॉर बेटर सेंसिटिविटी, फिल्म को नंगे हाथों से छूइए जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़िया हो पाए। क्या ये सही होगा? नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि फिल्म पे आपके उंगलियों के दाग धब्बे ना पड़ें, इसलिए आप ग्लव्स पहनिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ सेफ लाइट इन अ डार्क रूम। किसी भी डार्क रूम में सेफ लाइट का क्या पर्पज़ क्या है, क्यों सेफ लाइट यूज़ करते हैं? टू प्रोवाइड जनरल इल्यूमिनेशन के लिए, इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी। टू अलाउ सेफ मूवमेंट विद इन द रूम, सेफ मूवमेंट के लिए। तीसरा, टू विजुलाइज रेडियोग्राफिक इमेजेस। चौथा, टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन फॉर फिल्म हैंडलिंग विदाउट डैमेजिंग इट। तो इसमें सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो कि ऑप्शन ए सही होगा कि हमें नॉर्मल थोड़ा बहुत दिखना चाहिए वहाँ पे। सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा ऑप्शन, आई एम सॉरी। ऑप्शन सही जो होगा वो होगा डी, जनरल इल्यूमिनेशन के लिए। जनरल इल्यूमिनेशन बोला गया है यानी कि जो साधारण रोशनी होती है उसके लिए हम लोग वाइट लाइट यूज़ करते हैं, रेड सेफ्टी लाइट नहीं यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन फॉर फिल्म हैंडलिंग विदाउट डैमेजिंग इट। जब हम लोग फिल्म को हैंडल करते हैं तो उस टाइम पे उसे डैमेज ना हो, इसलिए थोड़ा बहुत हमें दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग सेफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्म इज कॉमनली यूज्ड इन द डार्क रूम फॉर रेडियोग्राफिक इमेजिंग। किस तरीके के फिल्म यूज कर सकते हैं? डिजिटल इमेजिंग प्लेट, नहीं। कंप्यूटर रेडियोग्राफी फिल्म, हाँ यही सही है। तीसरा जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग फिल्म, ये एमआरआई में यूज करते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म कैमरा में यूज करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो गया सही, दूसरा ऑप्शन हो गया सही। व्हाट कैन हैपन इफ द डार्क रूम इज़ नॉट लाइट टाइट। क्या होगा अगर डार्क रूम लाइट टाइट नहीं है, यानी कि उसमें लाइट आ रही है, बाहर से भी रोशनी आ रही है, तो सिंपल सा क्या होगा, फिल्म विल डेवलप फास्टर। नहीं। क्या फिल्म बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाएगी? होगी नहीं भाई, फॉग कर जाएगी। द फिल्म विल डेवलप स्लोअर, फिल्म के डेवलपमेंट में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, फिल्म ख़राब हो जाएगी। द फिल्म विल नॉट डेवलप एट ऑल, ये भी नहीं होगा। द फिल्म विल बी ओवर एक्सपोज, सिंपल सा, ये तो सबको पता है, फिल्म जो होगी वो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट शुड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हाउ शुड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बी कंट्रोल्ड इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में उसकी नमी, उसका टेम्परेचर
कैसे मेंटेन रखें, कैसा होना चाहिए, ठीक, होना कैसा चाहिए। तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क रूम का टेम्परेचर हमेशा लो रखा जाता है और ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी हमेशा लो ही रखी जाती है। तो सिंपल सा इसमें ऑप्शन आप खोजिए कि किस में टेम्परेचर भी लो है, ह्यूमिडिटी भी लो है। तो पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, दूसरा ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, तीसरा ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, चौथा है लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सामने है, ये सही हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं कि डार्क रूम में जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा लो होगा और जो ह्यूमिडिटी होगी यानी कि नमी, एच फॉर ह्यूमिडिटी, ये भी हमेशा लो होगी। नीचे के एरो का मतलब है कि वो कम होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए वो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन मेंटेनिंग अ क्लीन डार्क रूम एनवायरनमेंट। डार्क रूम में एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी हैं। तो पहला ऑप्शन है रेगुलरली वेंटिलेटिंग द रूम विथ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के साथ रूम में वेंटिलेशन बनाए रखें। दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रॉन्ग केमिकल से हम लोग उसकी सर्फेसेस को साफ़ करें, फर्श, दीवार, ये सारी चीज़ें। तीसरा ऑप्शन है कि डार्क रूम में हम खाना पीने का पूरा व्यवस्था रखें, ये तो जाहिर सी बात है ये गलत ही होगा। चौथा ऑप्शन है प्रॉपर्ली डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट को सही से डिस्पोज करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि हम लोग जो केमिकल वेस्ट हैं उसको सही समय पे डिस्पोज करें, उसको वहाँ से अच्छे ढंग से उसका डिस्पोज किया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फिल्म हैंगर इन द डार्क रूम। डार्क रूम में फिल्म के हैंगर का क्या काम है। तो सिंपल सा आपको पता है कि डार्क रूम में हैंगर किस चीज़ के लिए काम करते हैं, किस चीज़ के इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब भी हम उसको डेवलप या फिक्स करते हैं या फिर उसको मतलब फिल्म को धोते हैं, रिंस करते हैं पानी में, तो उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि हम हाथ से नहीं पकड़ सकते क्योंकि फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं जिससे कि फिल्म में आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग हैंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार ऑप्शन पर नज़र डालते हैं, टू होल्ड द फिल्म वाइल इट बीइंग डेवलप्ड। तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया, पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू प्रिवेंट फिल्म फॉगिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो जी नहीं, इसमें हैंगर का कोई रोल नहीं है। टू ड्राई द फिल्म आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद सुखाने के काम में आना, नहीं, ये भी नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम लाइट एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर से फिल्म को बचाने के लिए हैंगर का नहीं, दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं कि लाइट अंदर आए ही ना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लाइट अंदर ना आए, फिल्म तक पहुँचे ना, ये नहीं कि हम उसको हैंगर में लगा देंगे। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा टू होल्ड द फिल्म वाइल इट इज़ बीइंग डेवलप्ड। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका भी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्म प्रोसेसिंग इन द डार्क रूम। डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। फिक्सर, डेवलपर, रिड्यूसर, स्टेबलाइजर। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि इसमें का आंसर जो होगा वो होगा आपका डेवलपर। डेवलपर इसका आपका सही आंसर होगा। बहुत लोग सोचेंगे फिक्सर भी तो यूज़ होता है, फिक्सर प्रोसेसिंग के लिए नहीं यूज़ होता है, फिक्सर उसकी प्रोसेसिंग रोकने के लिए यूज़ होता है। जब हम लोग अगले लेक्चर में डेवलपर फिक्सर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि फिक्सर जो होता है वो आंसर नहीं होगा, डेवलपर इज़ द राइट आंसर, रेड्यूसर नहीं होगा, स्टेबलाइजर नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ शुड फिल्म कैसेट बी हैंडल्ड इन द डार्क रूम। फिल्म कैसेट को डार्क रूम में कैसे हैंडल करना है। दे कैन बी एक्सपोज टू सनलाइट विदाउट एनी इशू, बिना किसी इशू के आप उसको सनलाइट में रख सकते हैं, लाइट में रख सकते हैं। क्या ये सही आंसर है? ठीक, तो ये नहीं है, ये भाई मतलब कैसे हैंडल करना है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दे शुड बी स्टोर्ड इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग कैसेट को खोल कर रख दें सूरज की रोशनी में। तो ये भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे हैंडल करना है फिल्म की कैसेट को। दे शुड बी ओपनड केयरफुली अंडर द सेफ लाइट। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा सही और थोड़ा बहुत क्या यही सही है, लेकिन अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। दे शुड बी ओपनड अंडर रेगुलर रूम लाइटिंग। तो नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सही होगा क्या? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि हमें जब भी उसे खोलें तो सेफ लाइट के अंडर में सावधानी पूर्वक खोलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेबल एंड डेट फिल्म्स इन द डार्क रूम। डार्क रूम में लेबल और डेट क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सा इसलिए करते हैं क्योंकि कहाँ गया ब्रश ले लेते हैं रेड कलर का। टू ट्रैक फिल्म इन्वेंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, नहीं, इसके लिए रजिस्टर होता है। टू इंश्योर फिल्म आर प्रोसेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, फिल्म सही ऑर्डर में प्रोसेस्ड हुआ है, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए।
टू डिटरमाइन द एक्सपोजर सेटिंग ड्यूरिंग इमेजिंग, हम इससे ये पता करते हैं क्या डेट और लेवल से कि भैया ये फिल्म जो है जब इसको एक्सपोज किया गया है एक्सरे रूम में तो एक्सपोजर सेटिंग क्या थी, केबी कितनी थी, एमएस कितनी थी, इसलिए करते हैं क्या, टू कंप्लाई विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ये भी नहीं होगा, गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए ये थोड़े होता है। तो ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टू इंश्योर द फिल्म्स आर प्रोसेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, जो फिल्म प्रोसेस किए गए हैं वो सही एक लाइन से प्रोसेस्ड किए गए हैं, इसलिए हम उसका डेट और लेवल देखते हैं, यानी कि मार्कर देखते हैं। हाउ ऑफन शुड बी द सेफ लाइट बी टेस्टेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन द डार्क रूम, कितने समय में सेफ लाइट को टेस्ट करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में आपका क्या है, वंस इन अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। तो आप सभी को पता होगा कि इसका एक ही सा आंसर है, वंस अ मंथ। महीने में एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए, बहुत होता है। या फिर जब अगर कभी बीच में फ्यूज़ हो जाता है कभी वो सेफ लाइट का बल्ब, तो जब उसको चेंज किया जाता है तो दोबारा उसको टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फिल्म बिन इन द डार्क रूम। फिल्म बिन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई बिन नुमा। तो ऑप्शन में क्या है, टू स्टोर अनएक्सपोज्ड फिल्म कैसेट, अनएक्सपोज्ड फिल्म कैसेट को वहाँ पे रखने के लिए। तो भाई जब फिल्म का बिन है तो उसमें कैसेट थोड़ी रखेंगे। टू होल्ड प्रोसेस्ड फिल्म्स अवेटिंग इंटरप्रिटेशन, टू डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड फिल्म, जो एक्सपायर्ड फिल्म है उसको रखने के लिए नहीं। टू होल्ड फिल्म एसेसरीज सच एज मार्कर एंड मेजरिंग डिवाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका टू होल्ड प्रोसेस्ड फिल्म्स अवेटिंग इंटरप्रिटेशन। आपने कैसेट से निकाला, अब उसके बाद उसको रखा कहाँ जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा ना डेवलपर में डालने के लिए, तुरंत आप ले जाके वेब साइट पे पहुँच नहीं जाओगे ना, तो उसके लिए वहाँ पे उसको होल्ड पे रखते हैं, लेकिन अंधेरा रहता है वहाँ पे, ठीक, जिससे कि फिल्म फॉग ना हो, ओवर एक्सपोज ना हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन इन द डार्क रूम। डार्क रूम, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोग ने अभी अभी देखा है, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन इन द डार्क रूम। ऑप्शन है वियरिंग ग्लव्स ड्यूरिंग फिल्म हैंडलिंग, operating the room at high temperature, using a high intensity white light source, storing flammable material inside the dark room। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिल भी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ शुड फिल्म बी स्टोर्ड इन द डार्क रूम आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद फिल्म को स्टोर कैसे करना है, तो इन अ कूल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठंडे और नमी भरे, ठीक। तो ठंडा वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन क्या नमी ज़्यादा रखनी चाहिए डार्क रूम में? नहीं, डार्क रूम में भी नमी हमेशा कम ही रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इन अ कूल एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है वो हो गया गलत। इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर इन्हेंस्ड इमेज क्वालिटी, हम डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रख दें। चलिए जब डेवलप हो गया है और मान लेते हैं फिक्स भी हो गया, पूरी प्रोसेसिंग खत्म हो गई है, ठीक, उसके बाद सूरज की रोशनी में रख सकते हैं एक समय के लिए कि हाँ भैया सूख जाए, लेकिन क्या उससे इमेज क्वालिटी इन्हेंस होगी? इन्हेंस मतलब बेहतर होगी? तो नहीं भैया, ये भी नहीं। वर्टिकली इन अ सिक्योर फिल्म स्टोरेज कैबिनेट, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा आपको क्या लग नहीं रहा है कि सही है कि किसी ऐसे कैबिनेट में हम रखें जहाँ जो फिल्म स्टोरेज कैबिनेट है और उसमें वर्टिकली रखें, कभी भी हॉरिजेंटल नहीं रखते हैं, वर्टिकली रखते हैं, जिससे कि उस पर प्रेशर ना पड़े। और उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टैक डाउन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन एन ओपन सरफेस, यानी एक के ऊपर एक लाद दें। क्या ये सही होगा? ये भी नहीं सही होगा। तो सही क्या होगा आपका? सही क्या होगा? ब्रश ले लिया रेड कलर, वर्टिकली इन अ सिक्योर फिल्म स्टोरेज कैबिनेट, ये आपका सही है ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, आपको उसका कमेंट में आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ फिल्म आर्टिफैक्ट्स इन द डार्क रूम। डार्क रूम में पोटेंशियल कॉज किस वजह से आर्टिफैक्ट्स आते हैं डार्क रूम में, ठीक। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक, प्रॉपर हैंडल करें उसको। मेंटेनिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका ह्यूमिडिटी लेवल है, उसको मेंटेन करके रखें। क्या ये सही है? या फिर डस्ट पार्टिकल और स्क्रैचेस ऑन द फिल्म, डस्ट पार्टिकल की वजह से फिल्म पे स्क्रैच पड़ने की वजह से आर्टिफैक्ट आते हैं। यूजिंग फ्रेश डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन, नया नया डेवलपर बना हो, नया नया फिक्सर सॉल्यूशन बना हो, तो क्या उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आएंगे? तो सिंपल सा आप पहले ऑप्शन की तरफ देखिए, अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं और सही टेक्निक लगा रहे हैं तो क्या वो उस वजह से आर्टिफैक्ट आएगा? नहीं।
अगर आप सही टेम्परेचर, दूसरे ऑप्शन में सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी लेवल रखेंगे तो क्या उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आएगा? नहीं। यूजिंग फ्रेश डेवलपर, अभी अभी बना है डेवलपर तो भाई एकदम अच्छे से डेवलप करेगा। फिक्सर भी अभी अभी बना है, ताज़ा ताज़ा है पूरा एकदम, तो भाई वो भी अपना सही से काम करेगा, तो उस वजह से भी आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। तो आर्टिफैक्ट आएगा किसकी वजह से? डस्ट पार्टिकल और स्क्रैचेस ऑन द फिल्म। फिल्म पे धूल मिट्टी लगेगी या फिर स्क्रैच लगेगा तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ ऑफन शुड द डार्क रूम इक्विपमेंट बी इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन्ड? कब, कितने लंबे समय के लिए, कितने समय पे हम डार्क रूम के जो इक्विपमेंट हैं उनको जांच करनी चाहिए और उनको मेंटेन रखना चाहिए? एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ, वंस अ ईयर, एज नीडेड विथ नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एवरी टाइम अ फिल्म इज़ प्रोसेस्ड। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हर समय जब हम कोई फिल्म प्रोसेस करें, क्या ये सही आंसर होगा? नहीं। हर 6 महीने पे ये कुछ ज़्यादा समय ही हो गया, कुछ बहुत लंबा समय हो गया। हर 6 महीने पे आप चेक करेंगे तो उसके बीच में मान लीजिए कुछ चीज़ ख़राब हो गई तो आपसे उस वजह से आपकी फ़िल्म जो प्रोसेसिंग होगी वो ख़राब हो गई। जब 6 मंथ नहीं होगा तो साल भर कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन बचता क्या है? ऑप्शन बचता है कि जब ज़रूरत हो तब उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे किसी चीज़ पे आपको लग रहा है डेवलपर सही से नहीं वर्क कर रहा है, उसकी जांच कर लीजिए। आपको लग रहा है सेफ लाइट की वजह से फिल्म फॉग हो जा रही है, सेफ लाइट कुछ ज़्यादा ही लाइट एमिट कर रहा है, तो उसकी जांच कर लीजिए। तो कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, जब ज़रूरत हो तब आप कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ डार्क रूम इन अ रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट? ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, इसको भी आपको कमेंट में बताना है। पेशेंट एग्जामिनेशन, फिल्म स्टोरेज, फिल्म डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग, इक्विपमेंट स्टेरिलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर रेड सेफ्टी लाइट यूज्ड इन द डार्क रूम? डार्क रूम में रेड सेफ्टी लाइट क्यों यूज करते हैं? टू क्रिएट सूथिंग एम्बियंस, अच्छा माहौल बन जाए भैया, एकदम क्लब जैसा माहौल, ठीक ऐसा ये तो नहीं होगा, ये सबको पता होगा कि ये तो पहले ही नहीं होगा, इसको हम पहले ही काट देते हैं। टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग, फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान उसके बढ़िया से हमें दिख पाए इसलिए। टू इन्हेंस इमेज क्वालिटी ऑन द फिल्म, फिल्म की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो उस पर इमेज बन रही है उसकी जो क्वालिटी है उसको और बेहतर बनाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, आपको ये तो पता चल गया। टू प्रिवेंट लाइट एक्सपोजर एंड फिल्म डैमेज, 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए हैं, 2 ऑप्शन आपके पहले ही गलत हो गए हैं। तो बचता क्या है? अब रेड सेफ्टी लाइट से होता क्या है कि हमें देखने के लिए नहीं होता है, रेड सेफ्टी लाइट की जगह पे हमें देखने के लिए नहीं, वो देखने के लिए नहीं होता है कि हम फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान देख पाएँ, वो तो हम वाइट लाइट से भी देख लेंगे, वाइट लाइट जला लेंगे तो क्या हमें नहीं दिखेगा, लेकिन उससे फिल्म ख़राब हो जाएगी। तो रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट लाइट एक्सपोजर एंड फिल्म डैमेज, लाइट का एक्सपोजर ना पड़े फिल्म पे और फिल्म डैमेज ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो गया सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द डार्क रूम? डार्क रूम में किस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए, किस चीज़ को करने से बचना चाहिए? ओपनिंग द फिल्म कैसेट अंडर रेगुलर रूम लाइटिंग, रेगुलर रूम लाइटिंग में आपने फिल्म कैसेट खोल दिया, बस क्वेश्चन ही ख़त्म, ये चीज़ तो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यूजिंग हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है, अच्छे से देख पाएँ इसलिए वाइट लाइट का मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का करना चाहिए। स्टोरिंग फूड एंड बीवरेजेस, खाना पीना रखना चाहिए, गलत तो ये भी है, ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, ये तो करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, एक पहला वाला और एक तीसरा वाला, ये दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक, और करना तो वैसे तीसरा भी नहीं चाहिए। तो अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? अगर आप वाइट लाइट जो यूज कर रहे हैं उसकी हाई इंटेंसिटी कर दें तो क्या उससे ज़्यादा नुकसान होगा या उससे आपको कोई नुकसान होगा ओवरऑल? तो नहीं। तो ये इस पे हम लोग लगा देते हैं भैया, कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं, तो ये वाला थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऑप्शन बी थोड़ा बहुत चल जाएगा। ऑप्शन सी आप खाना पीना भी रख लीजिए, कोई उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए जो है आपका कि आपने कैसेट को एक्सपोज करके लाएँ और रेगुलर रूम लाइटिंग में ही आपने खोल दिया, तो उस चीज़ से आपको बचना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो गया। ऑप्शन ए, ओपनिंग द फिल्म कैसेट अंडर द रेगुलर रूम लाइटिंग, इस चीज़ से आपको बचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर फॉर फिल्म स्टोरेज इन द डार्क रूम? डार्क रूम में फिल्म का स्टोरेज, फिल्म रखने के लिए क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए?
एक्सपोजिंग फिल्म टू डायरेक्ट सनलाइट, फिल्म को डायरेक्ट सनलाइट पे कर दें। ठीक, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे हमको। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े मज़ेदार आएंगे। हाउ ऑफन शुड द डार्क रूम इक्विपमेंट बी इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन्ड। सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, लेकिन सॉरी क्या, इसको भी आप लोग लिख लो होमवर्क में, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है आपको, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब भी डार्क रूम का टेम्परेचर हम नापेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम डार्क रूम का टेम्परेचर नापेंगे तो किस चीज़ में नापते हैं? डार्क रूम का टेम्परेचर हम हमेशा नापेंगे सेल्सियस में। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, रैंकिन है। तो आप लोग सिंपल सा समझ गए होंगे कि आंसर क्या सही होगा। तो आंसर सही जो होगा वो होगा आपका सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर रेंज। अब ये भी देख लेते हैं कि डार्क रूम का टेम्परेचर होना कितना चाहिए। अगर सेल्सियस में नापते हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसे पता चला, तो होना कितना चाहिए। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, ये चीज़ लेक्चर में मैंने नहीं बताया तो अभी बता दूं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन क्या है आपके? सॉरी अरे, ऑप्शन है आपके, कलर चूज कर लिया, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब ये आइडियल टेम्परेचर है कि इतना रहना चाहिए डार्क रूम का टेम्परेचर हमेशा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्क रूम की ह्यूमिडिटी नापने के लिए कौन सी चीज़ होती है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रख लें या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एल्टीमीटर, चौथा ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं नमी। किसी भी कमरे की, किसी भी जगह की नमी नापने के लिए जो चीज़ यूज होती है वो होती है आपकी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। ये चीज़ 80% चांस है ये क्वेश्चन पूछे जाने के, ज़्यादा नहीं पर हाँ 80% चांस से पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पहले देखा कि सेल्सियस में नापते हैं, डार्क रूम का टेम्परेचर किस में नापते हैं? सेल्सियस में नापते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री। डार्क रूम की जो ह्यूमिडिटी होती है वो किस मशीन से नापते हैं, कौन से डिवाइस से नापते हैं? तो वो हो गया आपका हाइड्रोमीटर। डार्क रूम की ह्यूमिडिटी होनी कितनी चाहिए? एक बार ऑप्शन पे जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? 10 से 20 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 50 से 60 डिग्री, 70 से 80 डिग्री। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो अगर किसी ने पहले से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, डार्क रूम की ह्यूमिडिटी हमेशा 50 से 60% आइडियल होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन कैलकुलेटिंग फिल्म प्रोसेसिंग टाइम विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड। जब आप फिल्म को प्रोसेस कर रहे हो तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम है, कौन सा फैक्टर आपको डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना समय लगेगा, ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें सिंपल पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताते हैं। फिल्म की साइज, फिल्म का ब्रांड, किस कंपनी का फिल्म है, फिल्म की सेंसिटिविटी, फिल्म की कॉस्ट, कितने रुपए का है, ठीक। तो फिल्म की सेंसिटिविटी से उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रोसेसिंग पे नहीं पड़ता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये फिल्म सेंसिटिविटी गलत हो गया। बाकी फिल्म कॉस्ट, और फिल्म महंगी है कि सस्ती है, इससे क्या डिपेंड करेगा प्रोसेसिंग टाइम पे, तो ये भी आपको पता चल गया होगा, ये भी गलत। फिल्म किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है, किस कंपनी ने उसे बनाया है, उस पर क्या डिपेंड करेगा, नहीं। तो बचता क्या है, सिंपल सा आपका एक ही ऑप्शन बचता है, फिल्म साइज। फिल्म की साइज़ क्या है, कितनी बड़ी फिल्म है, कितनी छोटी फिल्म है, उसकी साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ डेवलप्ड फिल्म। अगर कोई फिल्म डेवलप्ड है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डेवलपर और फिक्सर जब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये इकलौता टफ नहीं बोलेंगे, मीडियम क्वेश्चन, ये इकलौता आपके लिए एक मीडियम क्वेश्चन है
ज़्यादा इजी नहीं है, ठीक है, मीडियम क्वेश्चन है। इसको इस पे आप अगर पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे। इसको आपको होमवर्क के लिए रखना है और इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नहीं दे पाए तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेंसिटोमीटर इन द डार्क रूम? डार्क रूम में डेंसिटोमीटर का क्या काम है? तो सिंपल सा नाम आप देख लीजिए, डेंसिटोमीटर की बात हो रही है, डेंसिटोमीटर, ठीक। ऑप्शन आते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म। क्या टेम्परेचर नापने के लिए डेंसिटोमीटर यूज़ करेंगे? क्या किसी चीज़ का डेंसिटोमीटर नाम से पता चल रहा है डेंसिटी नापने के लिए? तो ऑप्शन क्या है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म, ठीक। तो भाई क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। टू एसेस द फिल्म प्रोसेसिंग टाइम, फिल्म की प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रही है इसके बारे में पता करने के लिए? तो नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। टू डिटरमाइन द फिल्म डेंसिटी, फिल्म की डेंसिटी पता करने के लिए, क्या ये हो सकता है? देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी लेवल, ह्यूमिडिटी नापने के लिए क्या यूज़ होता है? हाइड्रोमीटर। ह्यूमिडिटी नापने के लिए क्या यूज़ होता है? हाइड्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन में टू कंट्रोल करने के लिए, तो नहीं भैया ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? एक ही बचा, वो है आपका टू डिटरमाइन द फिल्म डेंसिटी, फिल्म की डेंसिटी नापने के लिए। चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिट इज़ कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस फिल्म डेंसिटी? फिल्म डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि हम किसी चीज़ की लेंथ नापते हैं तो हम बोलते हैं कि इस पेन की लंबाई जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर जो है ये आपकी हो गई एक्सप्रेस करने की विधि, कि आपका उसका यूनिट क्या है, ठीक। तो हमें यही पूछा गया है कि फिल्म की डेंसिटी अगर हमें एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए कौन सा चीज़ सही होगा, कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं एक बार। ऑप्शन है आपका हाउंसफील्ड यूनिट, वेट, हाउंसफील्ड यूनिट। दूसरा ऑप्शन है ग्रेज। तीसरा ऑप्शन है कूलम पर किलोग्राम। चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल डेंसिटी। सिंपल सा, फिल्म हमें देखने के लिए होता है कि फिल्म में हम देख पाएँ, इमेज को देख पाएँ। और देखिए, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कोई मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें, कौन सी यूनिट किसका है, HU किसका है, GV किसका है, कूलम पर kg किसका है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, ये चारों आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है तो आप एक मिनिमम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म हमें देखने के लिए होती है और देखने से रिलेटेड ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो देखने से रिलेटेड है। तो सिंपल सा आप एक तुक्का भी मार सकते हैं। हालांकि मुझे याद है, आप में भी कुछ लोगों को पता होगा ये चीज़, लेकिन अगर जिसको नहीं याद है वो भी इस क्वेश्चन को लगा सकता है कि हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म की प्रोसेसिंग कैसे होती है, डेवलपर फिक्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और एक छोटा सा पेड प्रोमो है जो कि आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।